नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। यूपी बोर्ड में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और एग्जाम में किसी न किसी रूप में आता ही है, चाहे आंकिक रूप में आपसे पूछे, चाहे परिभाषा के रूप में आपसे पूछे, चाहे इस पे प्रभाव के रूप में आपसे पूछे, वो क्वेश्चन होता है आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। ये जो क्वेश्चन होता है ये बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपसे जरूर पूछेगा और परेशानी तब होती है जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और देखना कितनी इजी से आप इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे, चाहे वो आंकिक प्रश्न हो, चाहे वो परिभाषा का प्रश्न हो या किसी भी रूप में पूछा गया प्रश्न हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? किसी वैद्युत अपघट्य के कुल घुले हुए अणुओं में से जितने अणु आयनों में विघटित या आयनित हो जाते हैं उनके अनुपात को आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। देखो, आपको मैंने अभी बताया, कोई भी डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। फार्मूला देखो, फार्मूला क्या हुआ? अल्फा बराबर, जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, विघटित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता, वो विघटित सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, आपको डेफिनेशन कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लिखिए, विघटित अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहते हैं। ये इससे हमें क्या पता चल रहा? इस बात से हमें ये पता चलता है, एक डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं। देखो, ये एक बीकर में हमने एसिटिक अम्ल ले लिया, इसमें ले लिया हमने एसिटिक अम्ल CH3COOH, और इसके 100 अणु है। इसके अंदर कितने अणु है? 100। क्या है इसके अंदर? एसिटिक अम्ल। जैसे ही हमने इसमें कोई विलायक डाला, यानी कि अगर हमने इसमें मिला दिया पानी, जल डाल दिया, तो 100 थे, जल डालने के बाद ये इसमें से 20 अणु आयनों में टूट गए। कितने टूट गए? 20 अणु। तो जल मिलाने के बाद 20 अणु आयन में बदल गए। तो अल्फा का सूत्र क्या होता है? विघटित अणुओं की संख्या। कितने विघटित हुए? 20। और कुल अणुओं की संख्या कितनी थी? 100 बटे 100। अगर परसेंटेज में लिखना हो तो 20% हो गया, क्योंकि बटे 100 है तो परसेंटेज में तो 20 ही हो गया। और दशमलव में लिखना हो तो 0 से 0 गई, 0.2 आ गया। तो अल्फा क्या होता है? वियोजन की आयनन की मात्रा किसे कहते हैं? दोनों के अनुपात को, जितने वियोजित हुए वो और बटे टोटल जितने थे वो क्या कहलाते हैं? आयनन की मात्रा। जितना ज्यादा आयन बनेंगे उतनी ज्यादा धारा मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा धारा। अगर कोई प्रबल अम्ल है, डेफिनेशन ये कहती है, अगर ये प्रबल होता, CH3COOH ना होता, अगर इसमें ले लेते हैं हम कोई प्रबल विद्युत अपघटय ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, NaCl इसमें डालते हैं, NaCl के अगर 100 अणु हैं तो जैसे ही जल मिलाया 100 के 100 आयन में टूट जाएंगे। 100 के 100 आयन, तो पता चलता है कि पूर्णतः वियोजित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वे अणु या आयन या प्रबल अम्ल जो पूरे के पूर्णतः आयनों में विघटित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इनका अल्फा का मान आएगा 1। देखो कैसा आएगा? 100 आए, 100 ही विघटित हुए, 100 से 100 गया 1। और जो दुर्बल रहेंगे उसका हमेशा 1 से कम आएगा। वियोजन की मात्रा का दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान हमेशा 1 से कम आता है, ठीक है ना? और प्रबल का हमेशा कितना आता है? 1। कभी कभी ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अब डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना फार्मूला भी चेंज कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल दिखा देते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं वो समझिए इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन की मात्रा 0.20 है, यदि प्रारंभिक सांद्रता 0.10 m हो तो वियोजित सांद्रता ज्ञात कीजिए। अणु ना देके सांद्रता पे बात कर रहा, अणु ना देके
सांद्रता पे बात कर रहा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है एक बार ये देख लीजिए। क्या दिया? वियोजन की मात्रा, जिसे क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा का मान दे दिया कितना? 0.20। ये क्वेश्चन में दिया आपको। आगे क्या गया? यदि प्रारंभिक सांद्रता 10 एम हो, 0.10, ये लिख लीजिए प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी है? 0.10। और आगे क्या पूछा? वियोजित सांद्रता ज्ञात कीजिए। वियोजित सांद्रता आपसे पूछी है, वियोजित सांद्रता ये आपसे पूछा है। तो वियोजित सांद्रता आपको निकालनी है। फार्मूला आपके पास एक ही था अभी जो समझा आपने, अल्फा बराबर वियोजित सांद्रता, ऐसे लिख दो आप, जितनी वियोजित हुई यानी कि जितनी अपघटित हुई वियोजित सांद्रता वो तो लिखते हैं ऊपर, और बटे प्रारंभिक सांद्रता लिखते हैं नीचे। प्रारंभिक सांद्रता ये लिखते हैं नीचे। अब बताओ अल्फा का मान कितना दिया? 0.20। क्लियर? और वियोजित सांद्रता हमें पता नहीं, x मान लो, ये निकाल लेंगे। और प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी? 0.10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0.20 गुना 0.10। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ जाएगी, 4 ही आएगी ना, क्योंकि 2 दशमलव के बाद 2 अंक क्या है? 2। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 एकम 2 बटे कितना आ गया? या तो आप देखना 2% आ जाएगा, या पॉइंट में कितना आ जाएगा? 0.02। 2 अंक है ना, 2 जीरो है ना, 2 अंक का। तो आपके जो वियोजित सांद्रता आई वो आ गया, उसका उत्तर 0.02। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जहां थोड़ा सा क्वेश्चन बदला वहीं आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये करना कैसे था। अब के इसमें फार्मूले में कोई चीज नहीं पूछी, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तभी ये क्वेश्चन आपसे निकल पाएगा। देखो क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी दुर्बल अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता दी है 0.50 m है, प्रारंभिक सांद्रता दे दी। यदि वियोजन की मात्रा दी अल्फा, कितना दिया उसका मान? 0.04। और पूछा क्या है? तो अवियोजित अम्ल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। फार्मूले में तो आता है वियोजित अम्ल की सांद्रता, लेकिन इसने पूछा क्या? अवियोजित अम्ल की सांद्रता। बताओ ये कैसे निकलेगी जब फार्मूले में ये नहीं आता? कैसे निकालेंगे? देखो सीधा सीधा एक बात है, हमारे पास 10 टॉफी, 2 चली गई, ऐसे इसमें होना, पहले वो निकाल लो कितनी चली गई, जो बचेगी वो अवियोजित। देखो ये क्या दिया है? प्रारंभिक सांद्रता। पहले लिख लिया करो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी है आपको? ये 0.50 m, ये तो दी। और अल्फा का मान दिया, अल्फा का मान कितना दिया? 0.04। ये दो चीजें पूछे क्या है इसने? अवियोजित अम्ल। लेकिन फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, अल्फा बराबर क्या है? वियोजित अम्ल की सांद्रता, अम्ल की सांद्रता। फार्मूले में तो वियोजित आता है, और बटे प्रारंभिक सांद्रता यह है फार्मूला। क्लियर? इसमें मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना दिया? 0.04 बराबर, इसको मान लो x, जो आप ये निकाल लो। और प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी? 0.50। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0.04 और गुना 0.50। दशमलव से ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो? 4 जीरो बढ़ जाएगी, 1 जीरो तो ये गई, 5 20, 20 बटे 1000, 1 जीरो से ये जीरो गई, 0.02। ये क्या आया? ये वियोजित आया। देखो अगर मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको समझाऊं, ये डायग्राम देखो, डायग्राम से आपकी समझ में आ जाएगा। ये है प्रारंभ में कितनी सांद्रता थी? 0.50 m थी प्रारंभिक में सांद्रता। जैसे ही इसमें पानी मिलाया कितनी वियोजित हो गई? कितनी आई निकल के वियोजित? 0.02। इतनी वियोजित हो गई, कितनी बच गई? पहले कितनी थी? 0.50, इतनी 0.02
विघटित हो गई, यानी कि निकल गई। कितनी रह गई? 0.48। ये तो रहेगी, 50 में से 2 गई 48, तो कितनी रह गई? तो 0.50 में से घटा देंगे 0.0, तो 0.48। इसने ये पूछा था कितनी रह गई, इसे ये नहीं पूछा था। पिछले सवाल में तो ये पूछा था कितनी वियोजित हुई। देखो पिछले सवाल में तो ये पूछा था कि कितने वियोजित गई, कितनी निकल के गई। इसने पूछा कितनी बच गई अवियोजित। तो जितनी निकल के, जितनी हमारे पास थी और निकल के गई, जो बची वो क्या रहेगी? अवियोजित। तो अवियोजित ये तो बचेगी। प्रारंभ में हमारे पास 0.50 थी, 0.02 वियोजित हो गई, ये बची। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 300 के पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता दे दी। ये कितनी दी? प्रारंभिक सांद्रता दी 0.25। वियोजित सांद्रता दे दी 0.05। क्या पूछा? अल्फा। ये तो सीधा सूत्र फार्मूला लगा दो, अल्फा बराबर सबसे ऊपर क्या आएगा? वियोजित सांद्रता, यानी कि 0.05 ऊपर आ जाएगा, फार्मूले में लगाएंगे, और बटे ये नीचे आ जाएगा 0.25। भाई जितनी प्रारंभिक सांद्रता वो नीचे और जितनी वियोजित हुई वो ऊपर। इसकी कैलकुलेशन कर लो, दशमलव से दशमलव गई, 5 एकम 5, 5 पंजे तो 0.2 आ गया, क्योंकि 5 से 1 को भाग करेंगे, ये देखो तो दशमलव लगा के 0, 5 दूनी 10 आ गया आंसर। ये तो सीधा सीधा फार्मूले में लगाना था। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अगर वियोजन की मात्रा का क्वेश्चन आएगा, इन 3 के अंदर से ही आएगा, अगर कोई सा भी आया। ठीक है ना? तीनों टाइप के मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि वियोजन की मात्रा जो है अल्फा का मान, यो किस कंडीशन में बढ़ेगा या किस कंडीशन में घटेगा। सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन आएगा, और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में लगातार पूछा जाता है वो क्वेश्चन। वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक कौन से हैं? 6-7 हैं, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट कराए हैं, उनको कर लेना। देखो नंबर 1, अब क्वेश्चन है वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। सीधा सीधा बोर्ड में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो वियोजन की मात्रा है अल्फा जो है, उसको कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। अब आप एक बात बताओ, प्रबल विद्युत अपघट्य पे तो ज्यादातर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य पे आयनन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी। जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। ठीक है ना? तो देखते हैं प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ताप की, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो आयनन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो आपको लिखना है नंबर 1, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। वियोजन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से वे अधिक आयन में विघटित होते हैं। क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है? आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये होता है यदि CH3COOH एसिटिक अम्ल का फार्मूला है ये, के विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो उसका आयनीकरण बढ़ जाता है। ये तो है थ्योरी। एक डायग्राम से इसको समझा देता हूं। देखो ये डायग्राम से समझो। ये एक ले लिया हमने बीकर, इस बीकर में हमने भर दिया CH3COOH का विलयन है। क्लियर? और इसमें इसके 100 अणु है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसके 20 अणु आयनों में टूट रहे हैं, जैसे ही जल मिलाया तो इसके कितने टूट रहे हैं? 20 अणु मान लिया। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 60 डिग्री किया, तो अब ताप बढ़ाने से अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है? अब ये 20 ना टूट के ज्यादा मात्रा में टूटेंगे 40, तो आयनन की मात्रा बढ़ गई या नहीं? वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने से क्या होता है? वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है और धारा भी ज्यादा बहती है फिर। तो यही होता है, ताप बढ़ाने पर आयनीकरण बढ़ता है, आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। आप यही लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है और अत्यधिक मात्रा में धारा बहती है। बस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे?
आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, कारक यानी कि किस किस से आयनन की मात्रा पे फर्क पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ताप का प्रभाव आपकी समझ में आ गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे विलयन का तनुकरण, विलयन का तनुकरण, अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास कोई सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन कैसे होता है, किसको बोलते हैं सांद्र विलयन? जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है यानी कि गाढ़ा सा होता है, वो तो होता है सांद्र। यानी अब आप ये देखो, सांद्र एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन। सांद्र विलयन तो होता है जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा घुली हुई हो। अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया और सपोज करो इसमें आपने 70 ग्राम नमक घोल दिया, तो देखो विलयन कैसा रह गया है, सांद्र, विलय की मात्रा ज्यादा घुली हुई। लेकिन अगर आपने पानी ज्यादा बढ़ा दिया, पानी और मात्रा में मिला दिया, 100 की जगह क्या कर दिया, 100 ग्राम की जगह 1000 यानी कि 1 लीटर ले लिया, पानी कितना ले लिया, तो विलयन हो जाएगा तनु, क्योंकि पानी की मात्रा विलय की मात्रा तो बढ़ गई और विलय की मात्रा कमी रह गई, तो अब विलयन कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि जब विलयन गाढ़ा है तो आयनन कम मात्रा में होता है, यानी कि उसके आयन को ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, उनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, जितने अणु अनुपास उतना ज्यादा आकर्षण। और जल जो होता है उसका पराविद्युतांक लगभग 80 होता है। कितना होता है? तो जल एक बहुत अच्छा ध्रुवीय विलायक का काम करता है। जैसे ही उसमें कोई विलायक पदार्थ डालते हैं तो वो उनकी जालक ऊर्जा, जो आयनों के मध्य जालक ऊर्जा होती है, उसको तोड़ देता है, तो आयनन ज्यादा होता है। तनु करने पे क्या हो जाएगा, आयन ज्यादा है, आयनन ज्यादा है। अगर आपसे विकल्प बहुविकल्प क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि विलयन को तनुकरण करने पर आयनन की मात्रा का मान बढ़ता है, घटता है, ऐसे ही रहता है, या कभी बढ़ता कभी घटता है, ऐसे आता है। कहा, क्या कहा उसने, तनु करने पर, तनु का मतलब ज्यादा पानी मिलाने पर, तो ज्यादा आयन टूटेंगे क्योंकि अणुओं को स्पेस ज्यादा मिलेगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो आयन में ज्यादा टूटेंगे। यही बात कही। देखो विलयन को अधिक पतला, पतला का मतलब पानी मिला लो, करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। वियोजन की मात्रा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है। अगर अणु पास पास है तो आकर्षण ज्यादा है, लेकिन फिर अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो आकर्षण बल कम हो जाता है, अधिक अणु आयनों में विघटित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में आयन मिलेंगे। तो कम आयन से कितने मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। एक उदाहरण देख लो इसका भी, ये देखो, ये अगर कम पतला विलयन लिया, कैसा है ये, सांद्र विलयन, ये कैसा है, सांद्र विलयन है, यानी कि कुछ गाढ़ापन, और इसमें CH3COOH के अणु है, CH3COOH एसिटिक अम्ल लिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें अधिक पानी मिलाया, यानी कि विलयन को कैसा करा, पतला किया, तो इनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा और कम होने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर 20 अणु टूट रहे थे तो अब 20 ना टूट के ज्यादा टूटेंगे, तो वियोजन की मात्रा बढ़ गई है नहीं बढ़ गई, तो आयनन ज्यादा हो गया है नहीं हो गया। तो याद रखना, जितना भी विलयन पतला करेंगे उतना ही वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पे भी बढ़ती है और विलयन को तना करने पे भी बढ़ती है। क्वेश्चन वहां ध्यान रखना, तनु कह रहा है या सांद्र कह रहा है, सांद्र पे घटेगी, तनु पे। और आपको ये भी पता हो सांद्र विलयन कैसा होता है। देखो आप में बस एक ही कमी होती है, अगर रैंडमली एक क्वेश्चन पूछा ना तो आप घबरा जाते हैं, यार ये क्या पूछे, जबकि आपको पता। अब मैंने अभी पूछा, लेकिन पहले ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था सांद्र विलयन किसे कहते हैं। आप क्या कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं यार इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं सर, तो आप पे एक प्रेशर बन जाता है, यार डेफिनेशन तो नहीं बता सकते। लेकिन मैंने कब कहा आप डेफिनेशन बताओ, आपसे सिर्फ ये पूछा मैंने सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तो आपको जवाब क्या देना था कि सर जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, विलय कम मात्रा में घुला होता है, वो होता है तनु, और जिसमें विलय ज्यादा मात्रा में घुला हुआ हो वो होता है सांद्र विलयन। और यही बात आप लिख नहीं सकते, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। चाहे तो डायग्राम बना के दिखा दो, मात्रा दिखा दो बना के, तो वो तो आपको जो एग्जामिनर है उसे इंप्रेस करना कि आपने कॉपी में क्या लिखा, बस उसकी समझ में आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो डेफिनेशन में दिया वही लिखे, जैसा तुम्हारी समझ में आ रहा लिखो और उसे डायग्राम के द्वारा दिखाओ कि लो भाई
जी यही तो पूछना चाह रहे। तो क्लास में कभी भी अगर पता तो बताओ ना उनको कि हाँ जी पूछो, ये पूछना चाह रहे हैं आप। तो बातों को सुनो और समझो। तनु सांद्र समझ में आ गया अब तो जो भी डेफिनेशन आ रही। तो अभी मैंने आपसे क्या टॉपिक चल रहा है आपका, आयनन या वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने दो बताया आपको अभी तक, ताप और दूसरा तनु। दोनों में क्या हो रहा, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा बढ़ती है। क्लियर बात। नेक्स्ट तीसरा, इसके तो आपसे परिभाषा भी पूछी जाएगी, सम आयन प्रभाव। देखो एक शब्द आ रहा सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। इससे सीधा सीधा आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है, सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं समझाओ। ऐसे डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ ली जाती है। या वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब देखो इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझा दूंगा। जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, देखो बात हो रही दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसके समान आयन वाला कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। देखो मिला रहे प्रबल वाला, दुर्बल वाले में उसका ही समान वाला प्रबल कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनीकरण या वियोजन कम हो जाता है। देखो इसमें कम होता है, सम आयन प्रभाव से क्या होता है, कम होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं। देखो डेफिनेशन सामने है, बुक में भी यही है, चाहे तो आप रट के लिखो, और अभी मैं एक डायग्राम समझाऊंगा तो तुरंत आपकी समझ में आएगा। और फिर ये डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत बनाओ और लिख दो। जो भी बात कही है उसको समझ लो। अब सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में कोई उसका प्रबल वाला सम आयन ले लो तो आयनन की मात्रा घटेगी। कैसे, मैं 3-4 अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, सारे समझ में आएंगे। अब ये देखो, चलो आप समझो। एक बीकर में हमने लिया है CH3COOH, एसिटिक अम्ल ले लिया। ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। दुर्बल कैसे पता चला हमें ये दुर्बल है, दुर्बल का कैसे पता चला, ना तो इसके अंदर Na या K आया, इनमें से आया तो नहीं, और ना इसके अंदर Cl है या SO4 है या NO3, इससे तो पता लगाते हैं। इन 5 में से, ये 5 याद रखना, इन 5 में से अगर सूत्र में आपको नहीं दिखाई दे रहा तो वो दुर्बल है, और इन 5 में से अगर आपको कोई दिखाई देता है तो वो प्रबल है। तो ये क्या हुआ, दुर्बल है। कोई भी मैं सूत्र लिखूंगा तो आपको पहचान करनी है इन 5 से कि ये प्रबल है या दुर्बल है। इन 5 में से कोई ना हो तो दुर्बल है। तो देखो क्या है ये CH3COOH, जैसे ही मैं इसे तोड़ूंगा तो CH3COO माइनस में टूटेगा और H पॉजिटिव में टूटेगा। ये तो होता है आयनन। तो क्या इन 5 में से आया क्या कोई सा, तो ये कैसा था, दुर्बल। तो अब तो दुर्बल की पहचान हो जाएगी। तो जैसे ही ये दुर्बल विद्युत अपघट्य था हमारे पास, अब इसमें मैंने कोई ऐसा तत्व ले लिया, प्रबल लेना मुझे, लेकिन उसमें से या तो यो वाला आयन आए या यो आए, कोई सा एक आए इसमें मिलाने से। तो देखो मैंने इसमें मिलाया CH3COO Na, देखो Na आ गया ना Na, तो प्रबल हो गया। लेकिन मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इन दोनों में से कोई सा एक आयन चाहिए था। तो जैसे ही मैंने इसे मिलाया तो ये टूटेगा काहे में, CH3COO माइनस में और प्लस Na में। अब ये देखो, ये तो पहले ही था विलयन में, पहले ही था, और जैसे ही ये मिलाया और आ गया, तो सम आयन प्रभाव हो गया। सम माने समान, देखो यो पहले ही था और समान मात्रा में फिर यो आया, समान मतलब उसी के जैसा फिर मिला। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इनके बीच गति कम हो जाती है, आयनन वियोजन की मात्रा घट जाती है। तो सम आयन प्रभाव से क्या होता है कि वियोजन की मात्रा घटती है। और कुछ भी मिला सकते हैं, बताओ, अगर मैंने CH3COO लिया, क्या मिला सकते हैं, क्या ये नहीं मिला सकते CH3COO के, है ना, या ये भी तो मिला सकते हैं HCl। क्यों, क्योंकि देखो H पॉजिटिव भी तो है, दूसरा क्या है H पॉजिटिव, तो H भी तो ले मिला सकते हैं, HCl भी तो मिला सकते हैं, एक तो चाहिए हमें प्रबल। तो सम आयन प्रभाव में अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसमें कोई ऐसा ले लो जिसमें से इन दोनों में से कोई आयन आता हो, पर कंडीशन एक ही, वो प्रबल होना चाहिए, और प्रबल की पहचान इन 5 में से कोई सा एक होना चाहिए। जब कोलराउस का नियम पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलराउस के नियम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अधिकांश उसे स्टूडेंट अगर कोई पूछता है ना, ज्यादातर छोड़ के आते हैं।
और मैं इतने अच्छे से आपको कोलराउस का नियम कराऊंगा कि अगर आ जाए ना, एक बार आके दिखाए वो पेपर में, फिर इतने सारे एग्जाम्पल आप पे रहेंगे। ये लो, है ना। तो अब देखो मैं एक चीज और लिख दे रहा, अगर मैंने लिया इसमें HCOOH, HCOOH, अब ये मुझे ये बताओ ये दुर्बल है या कि प्रबल है? ये दुर्बल है कि प्रबल है? दुर्बल है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहां से टूटेगा यो, तो इस पर माइनस इस पर प्लस, तो दुर्बल है, क्योंकि इन पांच में से कोई सा नहीं है। तो इसमें क्या मिलाना चाहिए? यहाँ क्या रहा? HCOO, सीधा सीधा बात है। अगर माइनस वाला ले रहा है, माइनस वाला ले रहे, तो या तो Na या K जोड़ दो प्लस वाला इनके साथ। देखो इसमें था HCOO माइनस, तो इसके साथ Na जोड़ दो ना, HCOO Na, जो मिला दो। आया समझ में? अगर आ गया हो तो मुझे संतुष्टि जब रहेगी जब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप मुझे उसका प्रबल बताएंगे। लिख दे रहा हूं, देखते हैं आपने समझा या नहीं समझा। NH4OH, NH4OH। अब पहले तो मुझे बताओ ये प्रबल है या दुर्बल है? दुर्बल है। क्यों है दुर्बल? चलो इतना तो पता चला प्रबल दुर्बल का, क्योंकि बहुविकल्प में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो इन पांच को पहचान कर लो, तुम्हारे मोहल्ले में से कोई ना आ जाए, ये तुम्हारे मोहल्ले के वासी, तो ठीक है। ये दुर्बल है, ये तो पता चल गया। अगर ये दुर्बल है तो अब इसमें क्या मिलाऊं कि समायन प्रभाव दिखाए? सबसे पहले आयनों में तोड़ना आना चाहिए आप पे। देखो आयनों में तोड़ेंगे तो यहां से टूटेगा, NH4 पॉजिटिव में और OH निगेटिव में, ये टूट गया। अब या तो तुम्हारे पास कोई ऐसा तत्व हो जिसके साथ OH हो, यानी कि इन पांच में से देखो Na और K पे तो होता है पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, और इन तीनों पे होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले के साथ तो निगेटिव वाला जोड़ लो, और निगेटिव वाले के साथ, तो ये क्या है? OH माइनस है, तो Na जोड़ लो, क्या बन जाएगा? NaOH। तो आ गया नहीं एक प्रबल, ये मिला दो, मात्रा घट जाएगी। या इसके साथ K जोड़ दो, KOH, लो मिला दो, घट जाएगी। कोलराउस का नियम इसी पे डिपेंड करेगा। ये कोलराउस का नियम समझ लो, समझ रहे हैं आप? समायन प्रभाव पे ही कोलराउस का नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पे लागू होता है, और प्रबल कोई मिलाना होता है। ये कोलराउस का नियम भी चल रहा, आप ये भी समझो। चलो अब माइनस की बात करूं, ये तो आपने इसके साथ ही मिलाया, इसके साथ क्या जोड़ू? देखो Cl जोड़ लो, तो क्या मिलाना पड़ेगा आपको? NH4, लो यो मिला दो। तो जब भी सर कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य का नाम लेके आपसे पूछे बताओ क्या मिलाए, तो उसे आयन में तोड़ो, प्लस वाले के साथ माइनस वाला मिलाओ, और माइनस वाले के साथ प्लस वाला मिलाओ, और बताओ। नो सर एक बताएं, दो बताएं, तीन बताएं, पांच बता सके सर हम, क्योंकि पांच है हमारे पास। सर पांच बता सकते हैं, बोलो, उस आयन में तोड़ के बोलो। आ गया समझ में? अब अगर ये समझ में आया तो कल कोलराउस का नियम पढ़ेंगे, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे, तो वो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।